पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बक देता है, आंख मारता है। प्राइम मिनिस्टर के नाम को ऐसे बोलता हो ये मोदी कर रहा है, तुम्हारे बाप के भी बराबर नहीं है, उनसे भी बड़ा है शायद उम्र में। कांग्रेस की गलती कैसे हो सकती है? उन्हें तो हराम की खाने की आदत पड़ गई है। और हम क्यों पप्पू को बोलते हैं कि जी यहाँ पर जलेबियों की फैक्ट्री बना। मेघना गुलजार को ये सब पसंद नहीं है, लेफ्टिस्ट हैं। मुझसे गलती हुई, मैंने मिस्टर गुलजार के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर उनकी बेटी को डायरेक्टर बनाया। उसके बदले में उन्होंने मेरी पीठ पर झुका दिया था। तो बंदर सनसेट के बाद में आप उनके जंगल में जाएं तो मार देते हैं, लेकिन अगर आप राम बोलें तो रुक जाते हैं। कि चिल्ड्रंस डे नेहरू के नाम पर क्या, वो चाचा कहाँ का था, उसने तो सबको मामा बनाया है। इलाहाबाद में एक वैश्यालय है, बड़ा फेमस है, हिस्ट्री में है। क्या ये सच है कि नेहरू की पैदाइश वहाँ हुई थी? मोतीलाल नेहरू के वहाँ पर क्या 2 पत्नियाँ थी? क्यों नेहरू का जन्म स्थान इस हिस्ट्री में से गायब है? ये आपके और मेरे मित्र नहीं हो सकते। जिहादी ही रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और इस खास पॉडकास्ट में आज मेरे साथ मौजूद हैं हरिंदर सिक्का जी, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं आपको इजी वर्ड्स में ऐसे समझा सकती हूं कि एक फिल्म आई थी राजी, और वो फिल्म जिस किताब पर आधारित थी वो सर ने लिखी है। इसके अलावा इंडियन नेवी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था। अच्छा, उनको लेकर जो खबरें वायरल होती हैं वो ऐसे होती हैं कि बिल्कुल बेबाक, निडर होकर वो अपनी राय रखते हैं हर मुद्दे पर। क्योंकि जैसे अमेरिका में ट्रंप सोचते हैं अमेरिका फर्स्ट, मुझे लगता है शायद हरिंदर सिक्का सोचते हैं इंडिया फर्स्ट, यानी कि भारत फर्स्ट। और शायद इसीलिए वो उन मुद्दों को उठाते हैं जो शायद बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं। हरिंदर सिक्का जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, मैं जब भी कभी आपको सुनती हूं या आपके बारे में पढ़ती हूं तो एक बात हमेशा निडर, बेबाक, आपके लिए ऐसे सारी चीजें लिखी जाती हैं। अभी ऑफ कैमरा हम जिन चीजों पर जिक्र कर रहे थे उसका तो मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन आप बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं। पहला सवाल तो ये, डर वर नहीं लगता आपको? देखिए, डर तो सभी को लगता है, बेडर बिल्कुल कोई नहीं होता है। लेकिन जब 99 में मैंने कारगिल गया था, जाने का मौका मिला, तब मैं प्रेसिडेंट था पीरामल ग्रुप का जी। तो ये मन में आया कि फ़ौज का नमक खाया है। 14 साल 93 तक काम किया नेवी में, तो एक मौका है कि वहाँ पर जाके नमक का कुछ कर्ज उतारा जाए। तो बतौर एक होता है कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट, उसके हिसाब से फ़ौज के साथ जो चल सकते हैं, तो मुझे भेजा गया था आर्मी से अप्रूवल लेके। जनरल एसएस ग्रेवाल की परमिशन से मैं गया था वहाँ पर। तो वो QMG थे और पर्पस ये था कि वहाँ के हालात को सच्चाई से बयान करें, बिकॉज इतनी बॉर्डर फ्रंट पे रिपोर्टर नहीं जा सकते। तो मैंने पायनियर के फ्रंट पेज पे आर्टिकल्स दिखे थे और मुझे वही एक न्यूज़पेपर था जो कहता था कि साहब हमारा आदमी तो जा नहीं सकते, आप जा रहे हैं तो लिखिए। बट वहाँ से जब वापस आया तो 50% मौत का डर निकल चुका था, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया था। ये समझ में आ गया था कि जीना मरना परमेश्वर के हाथ में है। और अगर मैं कारगिल जंग में जा सकता हूँ और पाकिस्तानियों से लगभग लड़ ही सकता हूँ, जहाँ से राशि लिखना शुरू किया था, तो फिर इंसानों से काहे का डरना? वो भी वही डिसाइड करेगा किसको क्या ड्यूटी देनी है। देश के लिए क्यों लड़ता हूँ? क्योंकि जब एक फिल्म बनाई थी मिल गए राम श्रीलंका में, जब मैं खोज के लिए गया था, प्रूव किया था कि यहाँ राम और जंग हुई थी और सीता जी को यहाँ कैप्टिव रखा गया था, बंदी बनाया गया था। तो वो जी न्यूज़ को 1 रुपये में दी थी।
और वो 5-7-10 साल चली। जी न्यूज़ ने 500 करोड़ रुपए का उसमें बिजनेस किया। पैसा लेने से हमने मना किया था कि ये बेचने के लिए नहीं थी। तो समझ में आया कि ये भी एक बेखौफ डर की कहानी थी कि उस जगह में गया जहाँ पर लोग जाने से डरते थे। बिल्कुल। उन जगह पे श्रीलंका में गया था जहाँ पर के बंदर अटैक कर देते हैं आपको, उनकी खाली पूंछ काली है। ओके, ये ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड जो कि जिनकी पूंछ काली है। तो हुआ ये था कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो पूंछ काली हो जल गई थी। तो उन्होंने अपने होंठों से इसको जीप को पूरी वो साफ किया था, तो होंठ भी काले थे। तो वो बंदर सनसेट के बाद में आप उनके जंगल में जाएं तो मार देते हैं आपको, लेकिन अगर आप राम बोलें तो रुक जाते हैं। सर आप सच कह रहे हैं? तो ये फिल्म है मिल गए राम। नहीं मतलब ये सच में ये बात है कि आप राम बोले तो वो रुक जाते हैं। तो मुझे यहाँ अटैक किया, ये देखते हैं, ये आपके कैमरा में आता है कि नहीं? कैमरे में दिखाइए एक बार। ये पूरा का पूरा एरिया ये बंदरों ने अटैक किया था। 65 स्टिचेस लगे थे, माइक्रो स्टिचेस। स्किन यहाँ से स्किन निकाल के यहाँ पर प्लास्टर की गई थी। ओके, लेकिन जैसे ही मेरे से अनायास मुंह से निकल गया राम, तो वो रुक गए। तो जितनी बार फिर आते थे फिर उनको राम बोलते थे। तो बड़ा अजीब सा लगा कि श्रीलंका में राम को नहीं मानते, रावण को किंग मानते। तो वहाँ सिनलीज बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती। लेकिन बंदर राम को समझते हैं, इंसान नहीं। और वही मेरे देश का हाल है कि मेरे देश में घंटी बजा के मंदिर जाके राम को पूजते हैं और बाहर आके कोई दुष्कर्म नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जंग उठाई कि हमें ये जो वक्फ बोर्ड हो रहा है, ये हलाल हो रहा है, जिसके ऊपर में आप बात करेंगे, ये उनकी वजह नहीं है। ये जो हमने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ये वो वजह है कि हम अपनी नपुंसकता का उदाहरण दे रहे हैं देश भर में। हम अपने लिए खड़े होने को तैयार नहीं हैं। हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पीटा जा रहा है दिन रात, बेटियां एक फ्रिज में पड़ी मिलती हैं 35 टुकड़ों में कटी, और सब चुप होते हैं। सर हमने किसने? हिंदुओं ने। बिल्कुल, जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं। हमें क्या? तो ये हमें क्या जो हमारे नसों में सींच क्या है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे महात्मा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनकी आगे की पुश्तें इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या वजह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली कि राम मिथ्या है, और हम पाँव में बेड़ियां बांध के बैठे चुपचाप मान गए। मैं उस केस में इम्प्लीड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के सामने बताया था कि मैं पाक स्ट्रेट में सेलिंग किया हूँ। पाक स्ट्रेट इज श्रीलंकन को नेवी में हमने, वहाँ पर शिप ऐसे उछलते हैं, कोई भी शिप हो, नीचे पत्थर हैं जो कि नासा बोलती है ये आर्टिफिशियली रखे गए हैं, सैंड पर रखे हुए हैं। ओके, तो वो एक ही हफ्ते में बना दिए गए। कितनी लंबी जर्नी थी वो। अब हमने ये सारी हिस्ट्री किताबों से निकाल दी। किसको प्रमोट किया किताबों में? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ताजमहल बहुत शहनशाह चीज़ है, बहुत आलीशान चीज़ है। 2000 साल पुराने मंदिर हम भूल चुके हैं। 8 टेम्पल हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, एक ही लाइन 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 2000 साल पहले बने। तब तो कोई जीपीएस नहीं थी। तो कैसे, किसने, किन सितारों की मदद से लाइनिंग करके वो 8 टेम्पल बनाए? आज भी ठीक ठाक हैं, वैसे ही हैं। शिव टेम्पल हैं। किसी को परवाह नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। किसी किताब में पूछ लीजिए, आप पढ़ाते हो
नहीं पढ़ाते हैं। तो वो सरकारें चली गई। तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? कमजोरियां हमारे अंदर हैं कि नालंदा को जिस राक्षस ने जलाया था, आज उसके नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है। बख्तियारपुर स्टेशन बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जिसने नालंदा जलाई थी। आज भी औरंगजेब लेन है, आज भी हुमायूं लेन है। तो हम जानवरों को भगवान मान के पूज रहे हैं, इससे मुझे आपत्ति है। लेकिन सर, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो बहुत प्रमोट करते हैं और इन्हें आज भी अपना हीरो मानते हैं, और गाए बगाए वीडियो वायरल होते हैं जिनमें वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारा वक्त आएगा। कौन सा वक्त आएगा? तो इजराइल में हमास ने अटैक किया, 250-300 लोगों को मार दिया। इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑलराइट, अगली बारी हमास 2 बार सोचेगी, 10 बार सोचेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इजराइल अपने बच्चों को पोलैंड भेजती है। पोलैंड में म्यूजियम्स हैं, वो म्यूजियम्स जिनमें बच्चों को भेजा जाता है, जाके देख के आइए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, वो म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, खुश होते हैं, पार्टीज़ में दिस दैट, आइसक्रीम खा रहे हैं। अंदर देखते हैं तो वो गैस चैम्बर्स होते हैं म्यूज़ियम, जो हिटलर ने वहाँ पर ज्यूज़ को जिंदा मार दिया था। तो वो फोटोग्राफ्स लगी हैं, लगभग हर बच्चे के पूर्वज की फ़ोटो है वहाँ पर, क्योंकि कितने मिलियन मार दिए थे। वो बाहर आते हैं तो बिखर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो उनसे पूछा हमने कि इतने छोटे बच्चों को आपने इतना टॉर्चर क्यों कर दिया? तो कहते हैं टॉर्चर नहीं है, आज ये सोल्जर बन गए। हमारे यहाँ पर, हमारा देश काला पानी जैसे जगह में भरा हुआ है ऐसे सोल्जर्स के साथ में। काला पानी आप कभी गई हैं? नहीं गई हैं। आपका टीवी कभी गया है? नहीं गया है। ना मीडिया को मज़ा है जाने में वहाँ पर, ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप बच्चों को भेजिए, देखिए कि वीर सावरकर के साथ में क्या किया गया था। देखिए जाके कि हिंदुओं सिखों के साथ में क्या किया गया था, किस तरह से टॉर्चर किया गया था। अब जब बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो उन्हें जवान बनाएंगे, उन्हें सोल्जर बनाएंगे, उन्हें इंसान बनाएंगे। वो सब यहाँ नहीं करते। हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं मुसलमान को बहुत अच्छा और हिंदू ब्राह्मण को गंदा नीचा दिखाते हैं, जानबूझ के करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि, कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान एक पद उसके प्रकृति के हैं। सहमत मुसलमान थी, हिंदू माँ थी उसकी, कृष्ण जी को मानती थी। उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। लेकिन हमने उस फिल्म का क्या किया? हमने उस फिल्म में सहमत को ओरिजिनलिटी से हटा के ऐसा दिखाया अंत में जैसे किसी कश्मीरी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस देश के लिए लड़ने के लिए। जब वो इंटेलिजेंस ऑफिसर से पूछती है मुझे क्यों भेजा गया, मुझे क्यों भेजा गया। सच्चाई में अगर आप किताब में कॉलिंग सहमत में पढ़ें तो जब वापस लौटती है तो धरती पर सर झुका के प्रणाम करती है और बोलती है कि मुझे वापस लाने के लिए बहुत शुक्रिया माँ। तो सर, फिल्म में अलग और किताब में अलग, तो ये जानबूझ के किया गया। तो आपने क्लेम नहीं किया कि आप मैंने एक चीज़ दिखा रहे हैं? इसके लिए मुझे उनको भाई कानून के हिसाब से डायरेक्टर्स कट दिखाना चाहिए था, बट मेघना गुलजार को ये सब पसंद नहीं है, लेफ्टिस्ट हैं। मेघना गुलजार जी, वो देश हित में नहीं है। मुझसे ये गलती हुई। मैंने मिस्टर गुलजार के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर उनकी बेटी को डायरेक्टर बनाया और उसके बदले में उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा और मैंने सबूत के साथ उनको बताया कि आपने जानबूझ के किया, और बहुत सारे सबूत दिए उनको, छोटे मोटे नहीं। ओके, और मेल में भेजे, अभी बहुत सारे रखे हुए हैं कि मुझे एक बार सब पब्लिकली सवाल तो पूछे, मैं उनको बताता हूँ कि वो क्या किया है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन? टेलीफोन पे सॉरी बोला है,
अच्छा वो बस। टाइपो हो गया, वो 2-2 पेज का आपने जो चिट्ठियां लिखी हैं पेंगुइन को, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को, उनको बोल दिया मुझे बुलाओ ही नहीं फेस्टिवल में। क्यों नहीं बुलाओ कि जी कुछ बोल देगा सच। तो संजय रॉय ने, जो कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का चीफ है, हेड है, ओनर है, उन्होंने मुझे, उनके फादर नेवी में एडमिरल थे, तो वो तो बहादुर आदमी है, खुद बच्चा उसका, उनका एडमिरल का। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के कहा था कि जब ये गुलजार साहब ने लिख के मुझे बताया आपको नहीं बुलाना है, और उन्होंने बुलाया। Alright? इसी तरह से पेंगुइन को बोला गया कि किताब को डिले कर दो, अच्छा। उनका हक नहीं था। तो इस तरह के, और जब ये राजी पब्लिश हुई थी, स्क्रीन पर आई थी, तो कराची में सेलिब्रेट हुई थी। हाँ, वो लोग तो करेंगे ही। ओके, क्योंकि हमने सहमत जैसे प्रोटैगनिस्ट को उनकी फेवर में बताया, बिल्कुल, तो एक तो मुसलमान को। अगर हम इसको सही सही दिखाते तो कश्मीर मुसलमान औरतों को एक फख्र होता कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछा था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी हर जगह पर, कि साहब ये इतनी बड़ी, कितनी कमाल की कुर्बानी इस लेडी ने दी, पूरा घर निछावर कर दिया। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। तो बोलते हैं कि साहब आप एक की बात करते हैं, यहाँ हजारों ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो इस देश के लिए मरने को तैयार हैं। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मुझको। इस स्टेटमेंट को देने के समय जो दूसरी मेरी विटनेस थी वहाँ पर, एक आर.के. शर्मा थे, एयर इंडिया के तब जनरल मैनेजर थे, और एक लेडी थी जो कि आज होटल ललित चलाती हैं, मिसेस सूरी, उनके सामने बोला था। वहाँ पर कुछ कश्मीरी मौलवीज बैठे थे, कहते ये देख रहे हैं, ये इनके सामने बोल रहे हैं, हम पहले सारस्वत ब्राह्मण थे। ये तो एमसीबीसी करके बोले, इन लोगों ने मार मार के मुझे, हमें मुसलमान बनाया। ये सब के बावजूद में, और ये जानते हुए भी कि भारत में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है किसी भी धर्म का, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई हो, मुसलमान हो, कोई एक भी मुसलमान जो पहले हिंदू ना था। सब कन्वर्टेड है। ओके, लेकिन हम कन्वर्ट ऐसे हुए कि भारत के ही खिलाफ हो गए। ये ओवैसी जैसे लोग ये बोलते हैं कि जी हम कल जब ये होगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 मिनट में फ़लस्तीन के बारे में बोलते हैं, जय फ़लस्तीन, जय भारत तो नहीं बोलते हैं। तो इन्हें भेज दीजिए फ़लस्तीन, या भेज दीजिए पाकिस्तान। सर, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो वो उनको भी जवाब देते हैं कि नहीं जाऊंगा। तो टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म का जो भद्दा मजाक हमारे नेताओं ने बनाया है, खासकर गांधी परिवार। वक्फ बोर्ड कौन लेके आया था? कांग्रेस। मजबूत भी कांग्रेस नहीं किया। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, अकबर के, बाबर की मज़ार पर काबुल में माथा टेकने, माथा रगड़ने क्यों गए थे? वही नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रिजुविनेशन का जो सोमनाथ टेम्पल का मना किया था, लिखित में कहा था वहां ना जाइए, बाबर की मज़ार पे जाइए जाके। तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई मेरे देश के साथ में। सरदार पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए होते और सो कॉल्ड महात्मा गांधी, महात्मा किसी सूरत में नहीं थे, तो ये देश आज कहीं का कहीं पहुंचा होता। अब भी क्या बिगड़ा है? एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसके राइट्स हमने खरीदे हैं, नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, रजनीकांत पुरानिक ने लिखी। वो किताब हिस्ट्री में क्यों बंद है? मैंने उसके राइट्स लिए, मैं फ्री बांटने को तैयार हूं, पढ़ें। क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है कि ये गांधी परिवार सिंगल हैंडेडली इस देश को बर्बाद करने में तुला है अभी भी? जी, उसके सबूत हैं आपके पास में। कर्नाटका में उन्होंने खोल दिए सारे दरवाजे रिजर्वेशन के नाम पे। सिर्फ मुसलमान रिजर्व माइनॉरिटी हैं। काहे की माइनॉरिटी है वो?
उनसे ज़्यादा माइनॉरिटी तो सिखों की है, वो तो बहुत कम परसेंटाइल में है। वहाँ उन सब के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सुन्नी मुसलमान दिखते हैं आपको। दूसरा, अगर कोई आपका कैमरा ऑपरेटर 500 रुपये चोरी कर ले, 1000 रुपये 5000 रुपये चोरी कर ले, उसको जेल करा देते हैं आप। फोन चला जाता है, पुलिस आती है, चले उठा के ले जाती है। ये तो नेशनल हेराल्ड खा गए। और हाई कोर्ट ने सजा दी है, इनको गिल्टी पाया है, कन्विक्ट किया है, आज बेल पर हैं, 10 साल से बेल पर हैं। तो एक कानून पॉलिटिशियन के लिए है और एक कानून नागरिकों के लिए है। गलती किसकी है? कांग्रेस की गलती कैसे हो सकती है? उन्हें तो हराम की खाने की आदत पड़ गई है। मुझे बता दीजिए, इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से है? क्या धंधा करते हैं? तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से उठ के इस देश के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सियासतदान तो सोए हैं। सर, कांग्रेस पर आरोप लगता है एंटी हिंदू होने का। प्रणब मुखर्जी भी अपनी किताब में लिख कर गए हैं सोनिया गांधी को लेकर, और क्रिश्चियंस के फेवर में किस तरीके से वो फैसले लिया करती थी। बाकी देश में कन्वर्जन 2004 से 13 तक कैसे हुआ, वो आंकड़े भी सबके सामने हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ये बात सच है? मान लीजिए आपको अमेरिका में रेजिडेंसी मिल जाती है। सोनिया गांधी को इटालियन है, उनको यहां मिली। आपका दिल अपने देश के लिए धड़केगा कि नहीं? स्वाभाविक। वो इटालियन है, वो इटालियन रहेगी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि इसका रॉल विंसी नाम है। जांच करा लीजिए। हम इन सब तथ्यों को सामने क्यों नहीं लाने को तैयार हैं? ये आदमी जेल में होना चाहिए, ये बेल पर है। लेकिन सर, किसके दावों पर यकीन करें? कोई कोई तो ये भी कह देता है कि कोई तो ये भी कह देता है कि राहुल गांधी ने भी बाहर शादी कर रखी है, उनके भी बच्चे हैं, तो कोई भी आरोप लगा देगा तो थोड़े ना मान लेंगे। रॉल विंसी का डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी प्रूफ देते हैं। हाँ। ये एक बात है। जो जो कांड इन लोगों ने किए हैं वो सामने है, छुपे नहीं है। नेशनल हेराल्ड की चोरी के लिए ये पकड़े गए हैं, कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया है, अपराधी पाए गए हैं, फिर भी बाहर हैं। तीस साल लगे लालू प्रसाद जी को अंदर जेल डालने में। 30 साल इनको भी लग जाएंगे। एक और सबूत देता हूं, 10,000 सिख मार दिए गए, कोई मुजरिम नहीं था। इमरजेंसी के बाद से इंदिरा गांधी ने पंजाब में और दिल्ली में और दूसरे शहरों में राजीव गांधी के साथ मिलके, और राजीव गांधी बोलता है कि जब कोई पेड़ हिलता है, बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, गिरता है तो। ये क्या बकवास है? सैम पिट्रोडा बोलते हैं हुआ तो हुआ, कर लो क्या करते हो। वक्फ बोर्ड को लाने वाले और हलाल सर्टिफिकेशन को लाने वाले कौन थे? कांग्रेस थे। सर, हलाल पे मैं आपसे समझना चाह रही थी। जितना हम लोगों ने सुना पढ़ा, हलाल मतलब वही जो ईद पर या जब ये लोग बकरे को हलाल करते हैं तो वो एक खून की नस होती है जिसपे मारा जाता है और फिर वो सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। हलाल मुझे तो यही पता था। अब मैं देख रही हूँ कि केरल में बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी कर दी हलाल सर्टिफाइड। अब कौन सी तो वो फ्लाइट है जहां पर खाना सर्व हो रहा है वो हलाल सर्टिफाइड। ये सब चीजें कैसे हलाल सर्टिफाइड? प्रसाद हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? इसका क्या मकसद है? कोई ऐसी साजिश है जो देश में रची जा रही है? 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की कमाई है हलाल सर्टिफिकेशन की, जिसका शुरुआत और अंत कांग्रेस ने किया, अंत तक संभाला है उनको। हलाल सर्टिफिकेशन में इस तरह से किया गया है कि आप जो भी बेचें खरीदें, किसी भी ढाबा में, रेस्टोरेंट में, होटल में, 5 स्टार्स में, आप पूछ लीजिए उनसे जाके ये मीट जो है ये क्या है, हलाल सर्टिफाइड है।
टोबैस्को हलाल सर्टिफाइड है। ओके, तो वो अमेरिकन मस्टर्ड इंडिया में जो इंपोर्ट होती है वो हलाल सर्टिफाइड है। एयरलाइंस हलाल सर्टिफाइड खाना बेचती हैं। आपको सर्टिफिकेट उनसे मांगे तो आपको देंगे, नहीं तो हलाल सर्टिफाइड है। तो अब वो हमारे जो एक मर्यादा है जो जो है कानून में है, शायद आर्टिकल 16 में है कि एनिमल्स को इक्वल राइट्स हैं कानून में। और मारना हो तो पहले उसको स्टन करिए, बेहोश करिए। तो ओम बिरला जी के पास गए थे कि साहब पार्लियामेंट में मीट हलाल सर्टिफाइड है, बाकी तो छोड़िए ना। तो उन्होंने पार्लियामेंट में सारा वेजिटेरियन कर दिया। और आप रामदेव जैसे आदमी को क्या बताएंगे? वो तो जस्टिफाई करता है कि एक मौलवी आता है मेरे वीडियो पे किया है, यूट्यूब पर किया है, एक मौलवी आता है मेरे प्लांट पे बैठ के कलमा पढ़ता है, कुछ थूक फूक फेंकता है, ओके, और वो कलमा पढ़ता है, वो हलाल सर्टिफिकेशन मैं पैसे देता हूँ, मुझे मिल जाता है सर्टिफिकेट। जमायत उलेमा, जमायत इस्लामिया, जमायत महाराष्ट्र, ये सब जमायतें हैं, ये छोटी मोटी जमायतें नहीं हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये किसके अंडर आती हैं सर? ये मुसलमानों के जो जिहादी काइंड ऑफ जो हार्ड बाउंड हैं, हार्ड लाइनर्स हैं। सरकार के अंडर नहीं है ना, मतलब ना, उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो पैसा जाता कहाँ है वो भी बता देता हूँ। 5 देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाई हलाल सर्टिफिकेशन। चेयरमैन मलेशिया, साथ में जॉर्डन है, टर्की है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ये तो मुस्लिम देश हो गए, इंडिया क्या कर रहा है इसमें? इंडिया तो सेक्युलर देश है। हाँ, तो अच्छा, सेक्युलर। ओके, तो ये 5 देशों ने मिलके इतना पैसा कमा लिया है। तो जब गाजा से जो टनल खोजी गई, ईरान ने जो इजराइल ने खोजी, तो फोर्टिफाइड टनल्स थी जिसमें टैंक चल सकते थे, पूरी कम्युनिकेशन अवेलेबल थी। वो टनल्स बनाने का काम कोई एक देश नहीं कर सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होंगे, सालों की उन्होंने तैयारी हुई। बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से आया? किसी एक कंट्री ने तो नहीं दिया होगा। हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा लगा या नहीं लगा? वर्ल्ड वाइड हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई $3 ट्रिलियन से अलग ऊपर है। विदेशों में जो ब्रॉथल्स हैं, वैश्यालय, हलाल सर्टिफाइड हैं। आप जाके देख लीजिए इंग्लैंड में। सर हलाल सर्टिफाइड ही समझना चाह रही हूँ, क्या है हलाल? अब ये तो इंसान को भी फिर हलाल सर्टिफाइड कर देंगे कि ये हलाल सर्टिफाइड है। मुझे बता दीजिए, आप करीम के रेस्टोरेंट में जाइए, एक वहाँ बैठे होंगे धोती पहन के, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, कईयों को देखा है माथे पे तिलक भी लगा होता है, धोती पहने होते हैं और खा रहे होते हैं वहाँ। तो एक दो से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो जी क्या फ़र्क पड़ता है, जानवर तो मर गया। बट जानवर को रुलाते रुलाते मारना, वो खाना खाना, वो बद्दुआ है। हमें ये करने की इजाज़त नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है सब। और शास्त्र पढ़ा है किसने आज तक? तो पंडितों को जो है गालियां देते हैं, हम खुद ही देते हैं, बाकियों को छोड़िए ना। तो हम अपने देश के दुश्मन आप हैं। हमारे लिए देशभक्ति सिर्फ क्रिकेट मैच पे झंडा हिलाने के लिए है, या फिर 15 अगस्त पे डीपी लगाने के लिए। हमें उस झंडा को जलते देख के कुछ नहीं होता है। अब ये हाल किसी और देश में नहीं हो सकता। पर सर अगर महाराष्ट्र में 3 या 4 ऐसे जैसे मालेगांव है और शिवाजी नगर है और एक दो और है, जहाँ 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ना तो बीजेपी जीती है ना कांग्रेस जीती है अभी। AMIM जो है वो जीती, ओवैसी वाली, वो जीती है।
जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं है आपके साथ हैं, जिस दिन हो जाएगा आपको लात मारेंगे। ये आपको बार बार वो बता रहे हैं, लेकिन हम तो सेक्युलर हैं। सर हिंदू ही सेक्युलर क्यों है? तो वो 70 साल की जो आज़ादी है, वो उसमें हम गुलामी की जंजीरें तोड़ नहीं पाए। क्या वजह है? इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, टॉप नॉच लॉयर्स इन द वर्ल्ड, गांधी परिवार के 10 जनपद के खूंटे से बंधे हैं, छोड़ नहीं सकते। पप्पू जैसों को पूछते हैं तुम ही महो माता पिता तुम ही, वो कोर्ट में जाकर अपना पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बक देता है, आंखें मारता है, आंख मारता है। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम को ऐसे बोलता हो वो ये मोदी कर रहा है। वो तुम्हारे बाप के भी बराबर नहीं है, उनसे भी बड़ा है शायद उम्र में, ऐसे राहुल गांधी नहीं। पीछे उसके जो चमचे बैठे रहते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर, तालियां मारते हैं। जो हड्डियों में अगर जंग लग गया है तो आप कैसे उनको ठीक करोगे? आपको, आपके साथ में अगर आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी को आपने कभी जगाया ही नहीं है, ये शिक्षा कहाँ है? एक गलती और हुई, जब 1914 में कश्मीर में सैलाब आया था तो पूरा का पूरा झेलम ऊपर आ गई थी, कितने 30-40 फुट ऊपर नीचे आ गई थी, ऊपर ऊपर हो गई थी, सब कुछ बह गया था। तो हम वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरीट के साथ मिलके उनके एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-117, वो लेके पानी के प्लांट्स लेके गए थे। पानी तो सबको चाहिए, अब झेलम का पानी तो उसमें पशु मर गए, ये मर गया, वो तो खराब हो गया। तो प्लांट लगाए के 5000 लीटर प्रति घंटे ये पानी प्योर होगा, पिलाया जाएगा। बट लगाने के लिए कोई नहीं था, प्लांट लगाने के लिए बोट में ले जाए, कोई नहीं था, कोई नहीं मिला, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो मुझे कुछ लोग वहाँ पर सेवक से, स्वयं सेवक से मिले, पता लगा जो RSS के हैं। अच्छा। तो उनको बोला तो वो तैयार हो गए, क्या खतरा है? तो कहते कोई नहीं, हम तो करेंगे काम। तो उन्होंने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, क्योंकि ऊंची जगह पे होती हैं, वहाँ पर प्लांट लगे, आज भी चल रहे हैं। अच्छा। तो उनको मैंने बोला कि साहब ये सेपरेटिस्ट यहाँ घूम रहे हैं, ये अभी भी फंसे हुए हैं पानी में, इनको मार देते हैं। अब इसमें हैरानी की बात नहीं होना चाहिए। फौज में सिखाया गया है कि अगर जंग हो तो आप गोली चलाइए, आप नहीं चलाएंगे तो वो मार देंगे आपको। बहुत सिंपल सा उसूल है। तो मैंने कहा इन्होंने कितने लोगों को मार दिया। तो ये यासीन मलिक यहाँ घूमते फिरते हैं कितने ही। तो उन्होंने जवाब दिया ये काम संघ नहीं करता, ऐसा काम संघ नहीं करता, ये RSS की भाषा है। ठीक है, उनका काम ये सब नहीं है। यासीन मलिक का स्वागत किसने किया पार्लियामेंट उसमें, अपने PM के घर पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। गले लगाए उनको, तस्वीरें खिंचवाई, फोटो खिंचवाई, सब कुछ किया। इसको गद्दारी बोलते हैं। किसके काम, किसके नाम पे किया? खुद किया? नो। किसने कहा उनको? इसमें गांधी परिवार का क्या रोल था? बहुत साफ है सामने, कुछ छुपी नहीं है बातें, ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और नहीं, वो फोटोग्राफ सार्वजनिक की जानी चाहिए, बार बार दिखाई जानी चाहिए कि वो आदमी जिसने 2 एयरफोर्स ऑफिसर्स को क्लोज रेंज में गोली मार दी, जिनकी बहू बेटियां वो उनका पोस्टर लेके खड़ी हैं कि इस आदमी ने किया, वो बेल पर है, लेकिन वो दावत ले रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कि साफ सुथरी छवि का है। तुम कैसे साफ सुथरी छवि के हो? सरदार तो नहीं होते ऐसे, आप तो अंगूठा छाप हो। जहां हुक्म हो गया जनपद का, वहां आपने अंगूठा लगा दिया।
तो ये जो डीप स्टेट मेरे देश में है, आपको बांग्लादेशी यहां पर मिलियंस दिखते नहीं है, सबको दिख रहे हैं, बट हमारे पास में एक योगी ही क्यों है, आदित्यनाथ योगी। तो जब मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया था हलाल का, हाँ वापस आपने आ रहे हैं, तो वो पहले तो समझे नहीं कि टाइम लगता है, कि इतना गहरा है। फिर उन्होंने बोला मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। कराने के बाद में उन्होंने वहां पर हलाल बैन किया। एयर इंडिया के साथ कितनी लंबी जंग लड़ी है मैंने, बार बार उनको चिट्ठियां लिखी हैं, इसी बार चीज के बार लिए। बताया, इसी चीज के लिए बार बार उनको बताया, चिट्ठियां लिखी। एक फंक्शन में रतन टाटा जी से पूछा, बताया उनको कि ये मैं दिखाता हूँ। मैं उन्हें नेवी डेज से उनके साथ में रतन टाटा यूएन जी। यूनाइटेड सर्विस क्लब में, तब मैं बतौर यंग लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट होता था, वो जेआरडी टाटा तब कमांड में थे, तो उनके साथ में देवी, ये सेकंड थे बट ये ऑफिस कम और बाकी जो ना, तो उनके साथ में यूनाइटेड सर्विसेज क्लब कोलाबा में वॉक करता था, जबरदस्ती घुस जाता। तो काफ़ी मुझे इच्छा होती थी कि इनके पूछें इनका मकसद क्या है, आगे कैसे लेके जाएंगे, एक साल में टेक ओवर कर रहे हैं, सोच सकता हूँ। तो उनको वो सब जब दिखाता था, उनकी फोटोग्राफ्स मैं आपको दे सकता हूँ, जो मेरे साथ में इनका बड़ा अच्छा व्यवहार था। तो 10 अक्टूबर 2017 को उन्होंने बोला था कि इसका कुछ काम करने वाले हैं, तब हमें समय लगता है। किसने कहा था सर? रतन टाटा रतन जी। टाटा जी ने, ठीक है। ओके, ये हवा में नहीं है, मैं आपको देता हूँ अभी। तो करते करते उनके और भी बड़े मसले थे, बड़ी कंपनी है, बड़े इश्यूज होते होंगे, कि उन्होंने चैलेंजेस बहुत सहे हैं, बिल्कुल। कि ये, बट जब ये टाटाज ने अनाउंस किया कि हलाल सर्टिफाइड खाना एयर इंडिया में बंद कर दिया गया है, ओके, तो मुझे बधाई का सबसे पहले एक नोट जहाँ से आया था, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टाटास का साथ है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे बधाई दिया कि आपकी जंग जो है ना, वो एक दूसरे लेवल पर चली गई है। जब जब तानिष्क ने एक हिंदू औरत के, महिला के माथे से बिंदी हटा के दिवाली के समय में, जो एडवर्टाइजमेंट आया था उनका, एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उस एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले को हटाया जाना हमारा पर्पस था, उस खान को वहां से हटाना पर्पस था, क्योंकि जानबूझ के किया गया था। सर लेकिन एक तनिष्क में से एक आदमी को आप हटा सकते हैं, बॉलीवुड की पिछले कई सालों की फिल्में उठा के देखेंगे तो हमें तो यही परोसा गया है। और अब जब हम देखते हैं, रियलाइज करते हैं, तो समझ में आता है कि हम क्या देखकर निकल गए। हमने तालियां बजा दी उस पर, और अब रियलाइज होता है कि हम क्या देखकर आ गए। रियल हीरो और रियल हीरो में फर्क होता है। रियल हीरो को आप मरता देख के भूल जाते हैं, ओके। मुझे बता दीजिए, कारगिल में जो मरे, उनका कुछ नाम ना, पता कुछ बिल्कुल पता? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक सही। परमवीर चक्र है, वो कैप्टन है आर्मी का, सूबेदार था, कैप्टन बना, जिसने हमारे लिए सियाचन अकेले जीती। आप नाम बता सकते हैं? जिंदा है, हर 26 जनवरी को वो मार्च में जाता है। नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली तो ये ना हम पढ़ते हैं, ना हम उन पर खबरें करते ना हैं, हमें पढ़ाया ना जाता हमें है। पढ़ाया जाता है। आप उस आदमी को जगह जगह भेजिए, स्कूलों में भेजिए, कॉलेजों में भेजिए, उसके बारे में लिखिए कि कैसे एक सूबेदार ने, जो कि बाद में कैप्टन बना, कांग्रेस ने उसको 25 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया उस वक्त। 25 स्क्वायर इंच जमीन आज तक नहीं दी। अच्छा, नहीं दी? हाँ, 200 या 300 रुपए तनख्वाह बढ़ाई, that's all, that's it। और आप करोड़ों खा गए हैं।
इनसे कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई समय नहीं है इन चीज़ों को उठाने का, सो मोटो उठाया जा सकता है। तो हमारा देश सोया है। पर सर कोई हिंदू सिख नपुंसक हो चुका है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा कड़वा वर्ड है। ये जो 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 खड़े होकर बॉर्डर पर चिल्लाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम अटारी को याद नहीं रखते हैं, वाघा बॉर्डर कहते हैं। अटारी, जनरल अटारी के नाम पर भारत के हिस्से का बॉर्डर है। हम याद क्या करते हैं? वाघा बॉर्डर। तो हमारी नस नस में वो मुगलों ने ये किया। अकबर बहुत महान था, काहे का महान था? उससे ज्यादा बड़ा जल्लाद तो पैदा नहीं हुआ है। हजारों हजारों राजपूत औरतों को विधवा बनाने का एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल था। और कितनी हिंदू औरतों को लेके जाके उसने अपने हरम में बसा लिया था। ये हम बात नहीं करते हैं। सर ताजमहल फिल्म बना देते हैं, जोधा अकबर। ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हैं। वही। और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मुमताज कौन से बच्चे को जन्म देते हुए डेथ हुई थी, कब वो मरी, ये प्यार था। लेकिन सर आपने अभी जिक्र किया सिखों का और हिंदुओं का, जो वर्ड आपने कहा, सर किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल किसान आंदोलन पर उठे। किसी ने उसे फंडेड कहा, किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश कहा, अभी फिर किसान आ गए हैं नोएडा दिल्ली सबसे पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई एक सिख बता दीजिए जो कि पहले हिंदू ना था। बंदा बहादुर भारद्वाज थे, एक संत थे। बंदा सिंह बहादुर नहीं थे, बंदा बहादुर थे भारद्वाज। गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर उन्होंने जंग लड़ी थी, वजीर खान को मारा था। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। अपने जीवन दिया था उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए। हिंदुओं ने क्या किया? 5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए कश्मीर से। कोई आवाज उठाई हमने? नहीं उठाई। आज तक सोए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा नाम बचपन में क्या था? गोविंद राय। किसी को पता है? सिखों को भी नहीं पता है। 5 प्यारे जो थे वो कौन कौन थे? 5 हिंदू थे। कहाँ से आए थे? कोई मध्य प्रदेश से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई लाहौर से आया था, कोई हरियाणा से आया था। 5 हिंदू थे। और सरहद वो सभी के सभी शहीद हुए। सबके नाम के आगे सिंह है। किसने लगाया था सिंह? गुरु गोविंद सिंह जी बने, उनके हाथों से वो सिंह बने। और उन्होंने बोला था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। आपने बैटल ऑफ सारागढ़ी देखी है? हैंडफुल ऑफ सिक्स और 10,000 पठान उनके सामने लड़ गए पर उठे नहीं। अभी जिनको यहाँ देश में आगजनी लगानी होती है, वो जिहादियों को कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे देकर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पे खड़ा कर देते हैं। किसान के पास में समय है इन चीज़ों के लिए, लेकिन वो लोग जो आंदोलन में सबसे आगे होते हैं वो फॉर्च्यूनर्स गाड़ियाँ, दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जो ट्रैक्टर्स हैं, हाईटेक वो लेके आते हैं। म्यूजिक चल रहा होता है। कौन फंडिंग कर रहा है? एक किसान जिसको के सुबह से लेकर शाम तक वो लैंड टिल ना करे, वो सब नहीं, कितना सामने काम नहीं करे, तो उसको रोटी नहीं मिलेगी। अब ये गलती किसकी है? ये फार्मर्स बिल लाने से पहले अगर हम उन किसानों को समझाते कि ये आने से ये जो दोगले लोग हैं ना, जो एजेंट्स हैं, बिचौलिए, ये निकल जाएंगे, आपके भले के लिए है। तो सर सरकार का फेलियर रहा ना कि आप समझा नहीं पाए कि कृषि कानून कितने इफेक्टिव हो सकते हैं।
अब एक मोदी को कहाँ दौड़ाएंगे। सर इन चुनावों जंग के तो हर हमें भी लड़नी पड़ेगी। देखिए आम नागरिक जो है ना, उसको जगाना तो पड़ेगा, उसकी सोच को, उसकी पढ़ाई को, उसके बच्चों को। गुरदासपुर आज क्रिश्चियन स्टेट बन गया है। कैसे बना है? उन सिखों के बच्चों को फ्री कॉन्वेंट एजुकेशन है, फ्री घर है, बड़ा पैसा लगाया है उन लोगों ने। तो एक आम आदमी जो सिख है वो बोलता है कि मैं रोज रोज के माथाभारी क्यों करूं। मेरे अच्छा, बच्चे अंग्रेजी बोल सकेंगे, कल को विदेश चले जाएंगे। तो उनमें पढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है कि कन्वर्जन करना पड़ेगा? ये तो गुरदासपुर चले जाइए ना, आप ये लेके जाइए। आप पंजाब को ड्रग स्टेट किसने बनाया है? मजीठिया के नाम पर 6,000 करोड़ का टैक्स है, ईडी ने लगाया है, क्यों इंक्वायरी रुकी हुई है? 12,600 से अधिक विलेजेस हैं पंजाब में, कोई एक विलेज नहीं है जिसमें कि ड्रग को लेके 20-25 बच्चे मरे नहीं हैं, लड़के। क्या इतनी मैसिव ड्रग इन्फ्लक्स बिना एक परिवार के इजाजत के हो सकती है? कोई पूछे सुखबीर सिंह बादल को, ये सुख महल कैसे बना उस जंगल में जहां पर अलाउड ही नहीं था, ग्रीन बेल्ट में। तो वो टेम्परेरीली, जब वो पावर में थे, टेम्परेरीली उसको ओपन कर दिया गया। अच्छा, और जिस दिन अप्रूवल मिला, उसके विद इन नो टाइम वो अप्रूवल वापस ले लिया गया, जब तक बादल का काम हो गया। अब दूसरा कोई सुख महल दुख महल वहां पर आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक है, और उसने सारे जंगल काट दिए हैं। उसके बाद में उस सड़क को जो बनाया गया है, उसके आसपास का लैंड सिर्फ एक ही परिवार खरीद रहा है। अच्छा, ये पैसा कहां यही से आया? परिवार। जी, तो मतलब जो एरिया कवर किया उसके आसपास का भी पूरा कवर कर कवर कर दिया है। वो कौन खरीद रहा है? अरे ठीक है, आपने बिजनेस करना है, आप सबसे बड़ा अमीर बनना चाहते हैं, करिए, जो आपको करना है करिए, लेके कहां जाएंगे? आपको लगता है देर सवेर हम समझेंगे नहीं? आपने सर नशे का जिक्र किया, किसका फेलियर है कि पंजाब में नशा एकदम जड़ पकड़ चुका है, टीनेजर्स के हाथ में नशा आ गया है। मैं मानती हूं कि ड्रोन उड़ाए गए, वहां से पैकेट फेंक दिए जाते हैं, 100 ड्रोन उड़ रहे हैं, उसमें से कितनों को आप कैप्चर कर लेंगे, वो मेरे को समझ में आता है, लेकिन सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। पंजाब सरकार सो रही है, उनका काम है। अब सर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, अब आप सोचिए जरा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल तो पकड़ा गया है, ये शराब घोटाले में उनके हाथों पकड़े गए हैं। साबित नहीं हुआ ना सर अभी? साबित तो हमारे देश में तो एक बार बेल मिल जाए तो फिर वो 50 साल में कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना वो कुछ। खुद भी कह रहे हैं कि साबित नहीं हुआ है। वो साबित नहीं हुआ है, ऐसे ही पकड़े गए। इतना सारे कानून पेश हुए, उनके साथ में सबूत पेश हुए हैं। क्या वजह है कि वो जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सब कनाडा में जाके बस जाते हैं। ओके, क्या वजह है कि ट्रूडो को खालिस्तानी बहुत पसंद है। तो अगर आप उसको बोलेंगे नहीं इस वजह से कि हमें डर लगता है, मोर इम्पोर्टेंटली हमें क्या, तो हमें नहीं, सर मैं आपको रोकना चाहूंगी। सर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से खबरें आती हैं कि इतनी शराब पकड़ी गई, ध्वस्त कर दी। असम के मुख्यमंत्री तो खुद रोलर लेकर चढ़ गए थे, शराब की बोतलें रखी थी, या वहां से नशा पकड़ा गया। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहां से ना कोई पकड़ा जाता, बस खबरें आती रहती हैं। तो ऐसे लोग और ऐसे राज्य तो कभी बीजेपी को आने भी नहीं देंगे। पंजाब में तो कभी बीजेपी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आते ही सबसे पहला एक्शन नशे पे होगा। देखिए,
अगर आप ज़ीरो टॉलरेंस के एक रूल ले आएँ और जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, PSF का, CISF का रूल चलता है उसको इम्प्लाई कर दें पॉजिटिवली, स्ट्रांगली, तो जो नकली आधार कार्ड बने हैं ये पकड़े जा सकते हैं बहुत आसानी से। आधार कार्ड की सूची इनके पास में है, बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं, मेहनत का काम होगा। ये सब पकड़े क्यों नहीं जा रहे? घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, घुसपैठ बढ़ रही है तो ये कन्वर्जन बढ़ रहा है। अभी इसका तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा सरकार से, और अब आप सरकार के उससे देखिए कौन सी इशू है जिसमें मोदी सरकार को उलझाया नहीं गया है। ये जो इंडिया पर अटैक हो रहा है ये किसी कंपनी को लेके कर रहे हैं। एक कंपनी को बोल देते हैं कि जी मोदी जी के बड़ी फेवरेट है, दिस दैट एंड द अदर। अच्छा, ठीक है, वो अचानक नहीं हो रहा है। जो हमारे यहाँ पर गलतियां हैं उनको हमारे लिए कानून है, हम अपना देश संभाल सकते हैं। बाहर वालों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट क्यों है? अमेरिका को इंटरेस्ट क्यों है कि अडानी के शेयर्स गिर रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? क्योंकि अडानी के नाम पर या अंबानी के नाम पर या दूसरे तीसरे लोगों के बड़े बड़े कंपनीज के नाम पर, खासकर IT, ये तो कुछ आपके सामने आया है जो बाकी को नहीं आया है। जो हमारी मास्टरी है टेक्नोलॉजी की, कोई एक ज़माना था सुपर कंप्यूटर्स हमें मना किए गए थे अमेरिका से, तो हमने अपने बना लिए। आज हम चांद पर उनसे 10-12 चक्कर लगाते हैं जितने वो एक में नहीं जा पाते हैं। तो वो ये जान रहे हैं कि एक इंडिया और चाइना एक ऐसी पावर बन रहे हैं, अगर कल डॉलर ट्रेड बंद हो जाता है तो ये भारत तो बहुत ऊंचा तरक्की कर जाएगा। तभी तो ट्रंप ने ट्वीट करके ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी है। तो वो अपना देख रहे हैं, उनमें आप खोट ना पाइए। हमें अपना देखना होगा, हमें अपना देखना होगा। तो अमेरिका वो कर रहा है जो कि एक पेट्रियट नेशन को करना चाहिए। करेक्ट। कोई बुराई नहीं है। हम क्यों सोरोस को यहाँ पर जलेबियां खिलाते हैं, और हम क्यों पप्पू को बोलते हैं कि जी यहाँ पर जलेबियों की फैक्ट्री बनाओ? नारा लगा दिया उसने। कसूर उनका नहीं है। हमारे देश में आज भी किसी भी ढाबा में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी 5 स्टार होटल में खाना हलाल सर्टिफाइड क्यों है? खाली एक एयर इंडिया की वजह हुई, बाकी का क्या? तो सर जो नेम प्लेट वाला ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो वो हम लड़े क्यों नहीं उसके लिए? और जिस जज ने बनाया उसको ही सवाल जवाब पूछना देना चाहिए कि क्या आपने यही एक्शन सो मोटो लिया जो कि उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने ऑर्डर दिए कि हिंदू बेटी को उठा लो और 50,000 रुपये ले लो, उनके खिलाफ में कुछ बोला कि ये मोटरसाइकिल के पैसे हम देते हैं, आप ज़बरन उनको ले आके आपने उसकी तय में जाके मदरसों पर लगाम लगाई कि मदरसे इल्लीगल हैं इस देश में, क्योंकि ये वो पढ़ा रहे हैं जो कि हेट्रेड है। बिल्कुल। नो, पिक एंड चूज, शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। चेहरा दिखाइए। मैंने कहा ना, ये कानून जो है आपके और मेरे लिए नहीं है। हमारी मदद क्यों नहीं है? लाखों केसेस पड़े हैं जिनको कोई नहीं देखता है। आप एक बार जाके एक अपना कैमरा लेके जाइए तिहाड़ जेल में, कितने सैकड़ों लोग बंद हैं जिनके ऊपर में केस ही रजिस्टर नहीं हुआ है, या हुआ है तो लटक रहा है, बेल नहीं है। क्यों एक अमीर आदमी को या फिर तीस्ता सीतलवाद को मिडल ऑफ द नाइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पार्टी में से उठ के बाहर आता है
एक नाटक देख रहा होता है या कुछ ड्रामा देख रहा होता है, वो बाहर आता है और रात को बेल देता है। क्यों? ऐसा क्या था कि वो अगले दिन नहीं हो सकता था? किसका फोन आया होगा? हम सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमें क्या। दो चीजें हैं, नमर्दगी, हम्म। ये सबसे ऊपर है। ये खाली एक मोदी का काम नहीं है, एक अमित शाह जी का काम नहीं है, एक योगी का काम नहीं है, या जो असम के सीएम हैं हेमंत, नो, बाकी क्या कर रहे हैं कि कोई और कर लेगा, हम देख लेते हैं, हम तो अपना कमाई कर लें। हजारों करोड़ हैं आपके पास में और आपके केस बंद किए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं? क्या मुश्किल है? अच्छा सर, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड को खत्म करने में क्या दिक्कत है? जिस तरीके से कांग्रेस ने मजबूत किया, क्यों मोदी गवर्नमेंट अपने तीसरे टेन्योर में इसको खत्म नहीं कर पा रही? क्यों जेपीसी में इसको डालकर? नहीं, वो अच्छा किया। उनको ये ना मौका मिले कि उनकी बात सुनी नहीं गई। उनकी बात सुनी नहीं गई। ये एक कानून के तहत में किया, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप में नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ डिक्टेटरशिप की है। जो नेहरू ने कांड किया इस देश में, वो किताब में पढ़ लीजिए, रजनीकांत पुरानी की मेजर ब्लंडर्स, माइनर तो हजारों में है, मेजर ब्लंडर्स पढ़ लीजिए। एक्चुअली 108 मेजर ब्लंडर्स हैं, तो उसकी सेकंड एडिशन आई। अच्छा, वो पढ़ लीजिए, मेरे से लेके जाइएगा। नहीं, मेरे पास है सर। ठीक है, तो उसके ऊपर में तो कोई इश्यू नहीं है। सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये चिल्ड्रंस डे नेहरू के नाम पर क्या हुआ? वो चाचा कहाँ का था? उसने तो सबको मामा बनाया है। देश का बेड़ा गर्क करने में उनको, देश को, हमने 370 किसने लगाया था आर्टिकल? जब इंडियन फौज ने ऑक्यूपाई कर लिया था पीओके, वापस ले लिया था, तो वापस किसने दिया था? ये मेजर ब्लंडर्स, ये ब्लंडर नहीं, ये इंटेंशन थी। गयासुद्दीन गाजी का ओरिजिनल नाम, गयासुद्दीन गाजी का ओरिजिनल नाम गयासुद्दीन गाजी था। वो गंगाधर नेहरू कब बन गया? कोतवाल तो नहीं था गंगाधर नेहरू, कोतवाल तो गयासुद्दीन गाजी था। और बताया जाता है कि वही आखिरी कोतवाल थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं ना सर? जी। सो 1857 में जब 1857 में जब म्यूटिनी जिसको कहते हैं आप हुई, तो वो आगरा में भाग गया क्योंकि ब्रिटिशर्स वर किलिंग ऑल मुस्लिम्स। वहां पर उसने गंगाधर नेहरू रखा। उससे पहले कोई एक भी नेहरू नहीं है मेरे देश में, लेकिन क्योंकि गयासुद्दीन गाजी नहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, तो गंगाधर नेहरू बना। मैंने ये सारा खुलासा कर रखा है, मुझे चैलेंज कर दें। ये इलाहाबाद में एक वैश्यालय है, बड़ा फेमस है, हिस्ट्री में है। क्या ये सच है कि नेहरू की पैदाइश वहां हुई थी? किताबों में है। आप नटवर सिंह की किताब को पढ़िए, बहुत कुछ सामने आएगा। मोतीलाल नेहरू के वहां पर क्या 2 पत्नियां थी? क्यों नेहरू का जन्म स्थान हिस्ट्री में से गायब है? पूछिए। हम वो सब दिखाने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं। क्यों? हमें क्या? बड़े कड़वे सच हैं जिसकी जांच होना जरूरी है। ये बताना जरूरी है इस देश को कि हमने अपने भारत को, 13 लोग थे ना जिन्होंने सेलेक्ट करना था कि कौन पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 13 में से 11 या 12 ने 0 वोट मिले थे नेहरू, सरदार पटेल को, और एक ने कोई और को 0 वोट मिले थे। तो कौन गया था? मोहनदास करमचंद गांधी। काहे के महात्मा थे वो? बैकडोर से एंटर करा दिया। अभी भी सुधर जाए, मौका है। अगले 5 साल मोदी जी के पास है, बट आप सारा चाहते हैं वो एक आदमी करे, हम कुछ ना करें। हमने कभी आवाज उठाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ में?
नहीं, वो आके बोलते हैं ये मंदिर हमारा है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हम वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, चलो जी कोई बात नहीं, सेक्युलर है देश। आम मुसलमान चाहता ही, आम मुसलमान नहीं चाहता, मान लीजिए आप। आम मुसलमान को डरा के बोल दिया जाता है जिहादियों द्वारा कि यही लाइन चलनी है, और उसके बाद में लगातार जो मदरसों में सिखाया पढ़ाया जा रहा है, कहते हैं जी सूरज धरती के आसपास में घूमता है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, तो सूरज घूम रहा है, चलाए जा रहे हैं, वो कुछ भी बोलते जाते हैं। नहीं सर, जो बोल रहे हैं ये मौलवी मौलाना, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये बरेली में तौकीर रजा धमकी देता है कि मुसलमान सड़कों पर आ जाओ, मैं अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। मौलाना भी छोड़ दीजिए, ओवैसी के भाई बोलते हैं कि 15 मिनट मुझे दे दीजिए। ओवैसी एक मंच से एक्टिंग करते हैं बकायदा कि अरे मेरे कार्यक्रम में 15 मिनट, ओह मैंने 15 मिनट बोल दिया। क्या मजाक चल रहा है क्या? इतना सीरियस टॉपिक, आप मजाक उड़ा रहे हैं हिंदुओं का कि 15 मिनट दे दीजिए। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी या 2 या 3 4 लीडर्स सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने मुझे पूछा कि मोदी जी खाली क्यों नहीं कर रहे, इस देश को कहां से घेरा हुआ है, कितने लोगों ने घेरा हुआ है, क्या क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं, वो बांग्लादेश तो नहीं मार रही है, आईएसआई कर रही है, सबको पता है। ओके, अमेरिका भी चुप है। अभी वहां की कैलकुलेशन, वहां की स्ट्रेटजी, उस लेवल पर और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये नहीं पता है। बट डोवलम पास में तो हमने काम किया, लड़ गए। एक जो बहुत गलती हमारा देश करता है वो है कि जो अपने शहीदों को हम मरने के तुरंत बाद भूल जाते हैं। वो गलती आज भी हो रही है। इस बात का मुझे बहुत दिल से दुख होता है। वो गलती बहुत भारी पड़ती है। फौज को एक्सपेंडेबल कमोडिटी ना समझिए, फौज का हौसला बढ़ाइए। खाली एक मोदी क्यों जाते हैं 26 जनवरी, वो जो दिवाली में वहां चले जाए, बाकी को सांप सूंघ जाता है। जाए ना, एक बार देख के आए ना। जगजीवन राम जी एक बार गए थे सियाचन में, ओके, और नीचे में इनर्स पहन के, धोती पहन के वहां पहुंच गए थे। बस एक ही हवा का झोंका लगा था, वापस भाग आए थे। यहाँ कहाँ फंस गया मैं। और ये -30 -40 डिग्री में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ। वहां पर अंडा तोड़ नहीं सकते हैं, और थोड़ा मार के भी अंडा तोड़ नहीं सकते हैं, इतना जम जाता है पत्थर की तरह। उस टेम्परेचर में आपका जवान काम करता है, ये जानते हुए कि वो मर गया तो उसे हम सबसे पहले भूल जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कारगिल बैथर थिएटर में। हमारी कमियां हैं, पर ये खाली एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमें भी सोचना होगा। लेकिन सर देखिए ना, नसरुल्ला हिजबुल्ला का चीफ मरता है तो यहां पर लोग मातम मनाते हैं। लखनऊ और यूपी के अलग अलग कोनों से या और जिलों से ऐसी ऐसी खबरें आई कि नसरुल्ला के लिए बकायदा बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, काले कपड़े पहन पहन के एक समुदाय निकल गया मातम मनाने के लिए। 27-28 तारीख की ये बात है जब वो मरा। इन्हीं दोनों दिन में से एक दिन कश्मीर में एक जवान शहीद होता और वो मुस्लिम ही था, कहीं कोई चर्चा नहीं। अब मुझे जानना है वो सोच उस समुदाय की कि वो भी आपके समुदाय का एक देश के लिए कुर्बान हो गया, और एक किसी दूसरे देश से मतलब रख रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी विचारधारा सबको पता है, आप उसके लिए क्यों रो रहे हैं? एक परमवीर चक्र है, हवलदार है, मुसलमान है, उसको मुसलमान पसंद ही नहीं करते। देश के लिए जिया। पैटर्न टैंक्स को 65 वॉर में मारने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, हवलदार था। हम तो नाम भी नहीं पता है हम लोगों को। तो मुझे क्योंकि इन चीज़ों पर काम करने का शौक़ है, अच्छा लगता है, मेरी अगली किताब में उसका जिक्र है पूरा। अच्छा।
ओके ओके विछोड़ा जो किताब है मेरी, जिसमें फिल्म बनेगी बाकायदा से ईश्वर की कृपा से। सो मैं जब ये फिल्म डिस्कस करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये लेफ्टिस्ट लोग तो नहीं हैं तो वो कितने भी भले क्यों ना हो, मैं परे हट जाता हूँ। क्योंकि आप एक बार धोखा खा भुगत चुके हैं चुका ना। हूँ। पर सर आधा बॉलीवुड तो लेफ्टिस्ट ही कहलाता है, फिर देखिए कैसे कहाँ तक बचेंगे? देखिए कश्मीर में से 40-50 मिलियन लोग हैं। ओके वो विंड इस तरफ चल रही है तो इस तरफ हो जाते हैं, विंड इस तरफ चल रही है तो इस तरफ हो जाते हैं। ये सच्चाई है। इसी तरह से आप अगर दम लगा के, ये देश डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। ये तो सही कह रहे हैं आप। इसमें स्टिक एंड कैरेट जरूरी है। बिल्कुल। वो मोदी जी कैपेबल हैं, लेकिन सब कुछ ही उसमें उनसे एक आदमी पे कराएं। 18-15 घंटे तो दे देते ना आपको, अब जान लेंगे क्या? लेकिन सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5th लाइन, 10th लाइन, nth लाइन, वो तैयारी हमारी कितनी है मुझे उसका अंदाजा नहीं है। बट मेरे सवाल हैं उनको कि हम अपने इतिहास को सामने लाने में असमर्थ क्यों हैं। गयासुद्दीन गाजी कौन था? क्या यह सच है कि वो गंगाधर नेहरू बना? मुश्किल नहीं है पता करना। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के उस वैश्यालय में उसका घर था या नहीं था? इलाहाबाद वाले तो बोलते हैं, प्रयागराज वाले तो, सबूत भी है उनके पास, हिस्ट्री में है, किताबों में है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। इनकी बैकग्राउंड क्या थी? क्या सच नहीं है कि ये क्यों नेहरू को, इंदिरा गांधी को, इन सबको बाबर की मज़ार पर जाने का मौका मिलता था तो भागते जाते थे रिस्क होने के बावजूद? मैंने तो नहीं लिखा, ये नटवर सिंह ने लिखा कि मैं अपने घर को मैं पूछता हूँ अपने पुरखों के पास, आज मुझे वो याद आ गई है, उनके पास पहुंच के। इस तरह के कमेंट हैं उनके। आज पहली बार तो नहीं लिखा उन्होंने, तो बहुत बार लिखा है। तो ये देश जिस तरह से चलता है उसमें थोड़ा सा शिप के कोर्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी आने वाली करना पड़ेगा, और आने वाली जनरेशन तभी पढ़ पाएगी। आने वाली जनरेशन को इतिहास से दोबारा रूबरू कराइए, उनको बताइए कि काला पानी में जितने लोग मरे हैं तो अहिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिली है, हिंसा से मिली है। सुभाष चंद्र बोस जी को मारा गया था, शास्त्री जी को मारा गया था, और इनके पीछे में किसका हाथ है? भगत सिंह जी को बचाया जा सकता था, चंद्रशेखर सुखदेव जी को बचाया जा सकता था, क्यों उनको एक दिन पहले मार दिया, फांसी दे दी गई? इसके पीछे मोहनदास करमचंद गांधी का क्या हाथ था? क्यों हमारी फोटो पर M.K. गांधी जी की फोटो है नोट पर क्यों है? हमारे पास में सेनानियों की कमी नहीं है, परमवीर चक्रों की कमी नहीं है। हमारे पास में हर लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उसके ऊपर में पीछे कुछ समय तक तो फिल्में नहीं बना सकते थे आप, क्योंकि सिंधिया परिवार इन्वॉल्व था अंग्रेजों के साथ में। तो इतिहास में है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक पोइट्री बनाई तो वो अभी भी याद है लोगों को, और उसने क्या क्या किया वो सामने नहीं आने दिया। तो आप दूसरों पर कसूर क्यों फेंकते हैं? और कब तक फेंकेंगे सर? अच्छा सर, जब मैं आ रही थी आपका इंटरव्यू करने के लिए तो ऑब्वियसली रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, तो एक छोटी मोटी सी खबर आई, वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ नहीं पाई। वो कुछ ऐसा था कि रेड चिलीज ने आपसे माफी मांगी, यानी शाहरुख खान से उसको कनेक्ट किया हुआ था।
वो कहानी सर अगर आप बताना चाहें कि ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड के सबसे बड़े खान के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आपसे माफी मांगी? एक समर खान नाम का आदमी था जो कि रेड चिलीज में काम करता था। वो 2008 में वो मेरे मिलने को आया था दिल्ली में। ठीक है। उनके 8 डायरेक्टर को लेके आया था कि मुझे आपकी किताब खरीदनी है। अच्छा, राइट्स खरीदने हैं। राइट्स खरीदनी है, सहमत के लिए सर? कॉलिग सहमत। अच्छा। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे, इसका स्टोरी बताइए कैसे। तो मैं ये चेंजेस करूँगा। मैंने कहा ये चेंजेस मुझे अलाउड नहीं है, पर मैं होने नहीं दूंगा। तो कहते हैं साहब आप क्या चाहते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं क्या क्या चाहता हूँ कि डायरेक्टर मैं अपॉइंट करूँगा, ठीक है। एक्टर मैं अपॉइंट करूँगा, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो उन्होंने ये सब सुना तो बोलते हैं साहब ये उनका कोट है मुझे कि मैं तो इस सबसे बड़े जो चेतन भगत हैं इन्हें 5-10 लाख रुपए में खरीदते हैं, आप चीज़ क्या है। अच्छा। ये मुझे उन्होंने इतने कमेंट्स दिए थे कुछ। तो उनका ये मैं आपसे इसके ऊपर भी डील नहीं कर सकता। तो उठते वक्त उन्होंने बोल दिया था कि हम ये पिक्चर बना रहे हैं। धमकी दे दी मतलब? उन्होंने कह दिया धमकी क्या होती है, और आपको जो करना कर लीजिए, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, हम कोर्ट में लड़ लेंगे। तो मैं मेजर छिब्बा हैं, वो मेरे साथ गोल्फ खेलते थे, गौरी के पिताजी हैं थे, गुजर गए अभी, गॉड ब्लेस हिज सोल। मैं उनको बोला कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। उन्होंने बोला मुझे चिट्ठी लिख दो, शाहरुख खान ऐसा नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। तो मैंने लिखी चिट्ठी, उन्होंने पहुंचा दी। तो समर खान को माफ़ी मांगनी पड़ी लिखित रूप में। मुझे सच्ची में नहीं पता था कि ये रेड चिलीज क्या है। अच्छा। एंड नीदर डू आई केयर। समझिए कि जो आदमी कारगिल जंग में हो आया हो वो थोड़ा कम डरता है, और ना ही तब ये नेट वेट इतना नहीं था कि। तो जब उन्होंने दिया तो आगे से कभी कोई ना करे, मैंने वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में डाल दी कि भाई इस तरह से ये हुआ है मेरे साथ में। और तो वो उसमें समर खान तो बहुत बुरी तरह नाराज़ हुआ कि ये क्या है, माफ़ीनामे में लिखा है मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, सब कुछ दिया उसने, चिट्ठी में लिख के दिया मुझे। तो अभी मैं तो चलिए लड़ गया, ओके, और अगले 10 साल तक ये किताब फिल्म नहीं बन सकी। बाकी तो ये तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इतना नुकसान नहीं कर पाएंगे सहन, लोग झुक जाते हैं। लेकिन मेरी पीछे में शाहरुख से मुलाकात हुई थी एक सेट पर उनके, एक दुनकी है, डंकी। अच्छा। तो आई फाउंड दैट ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस कि नहीं होने देते हम, इसीलिए माफ़ीनामा है। तो ही वाज वेरी क्लियर। अब वो 50 फिल्म बनाते होंगे, कितनी लगातार काम करते होंगे, एक कोई चीज़ में उनका कंपनी का जो डायरेक्टर है समर खान, उसने क्या किया उनको ज़रूरी नहीं पता हो, बट पता उनके अगर संज्ञान में आया तो उन्होंने एक्शन लिया। आई कैन नॉट ब्लेम हिम, राइट। लेकिन ये सच्चाई तो है कि हम नैरेटिव को चेंज करने में एक्सपर्ट हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर हैं, वो मेरे पास आए कि मुझे विछोड़ा कॉपी चाहिए, अब जो कहेंगे मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना फलाना, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनका आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा स्क्रिप्ट बना के देता हूँ। मैंने सारी किताब 4 बार पढ़ ली, ये कर लिया। तो उन्हें स्क्रिप्ट भेजी जिसमें वो जितने सच के सीन थे, वो बुर्का फेंक देती हैं किताब में, सच्चाई में फेंक देती हैं, और एक इस्माइल नाम के गुंडे से लड़ जाती हैं, एक मुसलमान एसएचओ से लड़ जाती हैं, वो सीन गायब कर दिए। उनको लगा कि ये एंटी मुस्लिम है, और मुझे बोलते हैं साहब मैं मुसलमान हूँ बट मैंने हिंदू से शादी कर रखी है, मैं ऐसो सेक्युलर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वो चेहरा सामने आ गया।
बट मैं उसको क्यों ब्लेम करूं? तो बॉलीवुड में तो ये रीत चली आई है, किस किस को आप पकड़ेंगे? सर बॉलीवुड पर किसका प्रेशर है कि उनको अपने आप को इतना सेक्युलर कह लीजिए या मुस्लिमों के फेवर में दिखाना है, हिंदुओं को नीचा दिखाना है? अ, किस बात का दबाव देखिए, आपको लगता है? एक ट्रेंड भी चल पड़ता है। कब से चला आ रहा है सर ये हाँ, ट्रेंड? तो वो ट्रेंड चल रहा है। अभी अभी थोड़ी रोकथाम लगी है तो लोग सोचते हैं। मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ, 84, वो क्रिकेट के ऊपर, 83 83 83 83। हम्म, ओके, आपने वो फिल्म बर्दाश्त किया है, हिंदुओं ने, उन हिंदुओं पर लानत है जिन्होंने इस फिल्म को बर्दाश्त किया है। आप फिल्म में दिखा रहे हैं कि फौज खड़ी होके पाकिस्तान से इजाजत मांग रही है कि क्रिकेट होने दो। फौज वहां पर क्रिकेट मैच सुन रही है, लड़ाई नहीं लड़ रही है। शर्म आना चाहिए। किसका हाथ था ये? और दुख लगा था मुझे उस बात का। पब्लिक समझ गई होगी कि वो फिल्म चली नहीं, हम्म, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे कितने ही पोर्शंस हैं जिसमें जैसे ही एंटीना उस मुसलमान आदमी के घर में हिलता होता था, ठीक हो जाता था, एक विकेट गिर जाती थी। ओके, ये क्या स्टाइल था ये? आप बताइए, हिंदू सिख मुसलमान एक होके देख रहे हैं, वो बात अलग होती है। बट आप ये बताएं कि साहब वो पाकिस्तान वाले गोलियां बारूद चला रहे हैं इसलिए हम क्रिकेट मैच नहीं देख पा रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे, जाओ देख लो। तुम्हारी औकात है पाकिस्तान? आपने हमारी फौज को धो दिया। उसमें एक और डायलॉग है जिस पर के हमारे हिंदू परिवार को, जिसको बोलते हैं देश का, हम्म, उसको अकल नहीं है। वो ये था कि उन्होंने बोला था शुरू शुरू में ही हम्म, कि वाजपेयी जी को एक कुत्ते ने काट खाया है। ओके, इसका मतलब, ये कहने का मतलब था जब वाजपेयी जी शासन में थे तो पूरे होश में नहीं थे। क्या मतलब था ये? देखिए दोबारा फिल्म को, वो डायलॉग में वो किससे कहलवाया गया? एक हिंदू मैनेजर से। और ये अखबार पढ़ी, वाजपेयी जी को फलाने के कुत्ते ने काट लिया। मीन्स क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब जानबूझ के होता है, प्लान्ड वे में होता है, हमें नीचा दिखाने को होता है। और हम तो वो चाहते हैं जी, इंडिया को दिखा रहे हैं जीतता हुआ, वो इंडिया को जिता रहे हैं, दिखा रहे हैं जीतता हुआ, बिकॉज उनसे उनकी कमाई आनी है। बट हिंदुओं को दिखाते हैं हारते हुआ, और हिंदुओं को समझ में नहीं आती है। हर जगह हो रहा है ये। अब हम क्या आसानी से कर सकते हैं? हम आसानी से हलाल बंद कर सकते हैं। इससे इम्पैक्ट पड़ेगा सर? हमारी आम जिंदगी में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा जिसे पता ही नहीं है कि हलाल सर्टिफाइड चीजें हो रही हैं? बड़ा सिंपल है, हमारे कानून में है। कानून को अप्लाई कर दीजिए। स्टनिंग ऑफ एनिमल्स मैंडेटरी है तो कानून में है, मैंडेटरी कर दीजिए। एनिमल को आप सब अगर स्टन कर देंगे तो हलाल नहीं रहता। एंड ऑफ डिस्कशन। हलाल मीट में मैनेजिंग पियोन तक सिर्फ मुसलमान होने चाहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान होने चाहिए। दैट मीन्स वाल्मीकि समुदाय हो गया, कटीक हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दूसरे तीसरे हिंदू सिख सारे बाहर हो गए, लाखों बाहर हो गए। तो सुन्नी ही बेचेंगे और सुन्नी ही खरीदेंगे ना, सुन्नी बेचेंगे खरीदेंगे सब? कहीं बताते हैं आपने कभी ढाबे में जाके, आप नॉनवेज है? नहीं, वेजिटेरियन। आपके यहाँ होंगे लोग, हाँ, उनसे पूछिए कि वो नॉनवेज कभी पूछते हैं जाके। बट मुसलमान जरूर पूछता है कि हलाल है या नहीं है। हाँ, ये डिफरेंस मुझे पता है सर। तो फिर आप उनको क्यों दोष देते हैं? ओके। तो अपने मजहब के पक्के हैं। आपका मजहब आपकी टांग पर जो है ना, जबान पर जो मचल जाती है, कुछ खाने को देख के मुफ्त में मिल रहा हो तो शादियों में ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाया तो ना पिया नहीं, सुना नहीं है। पूछते हैं कभी कि उस
उस कुक को, जो कि हिंदू है, क्या कुक को पता नहीं कि हलाल सब मीट है? बिल्कुल पता है। सब कुछ इंटेंशनली हो रहा है। वो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्या करें? सारे तो अपने उनके हाथ में थमा दिए कांग्रेस ने। एक बहुत बड़ी साजिश मिल रही है ये ये कांग्रेस सरकार। सर कांग्रेस तो अभी सत्ता में नहीं है, तब इतनी साजिश हो जा रही है। क्योंकि जो सदियों से चल रहा है, कितने दशकों से चल रहा है, वो अचानक से हटाना थोड़ा मुश्किल होता होगा। पर ये हटना तो चाहिए, ये हटना तो पड़ेगा। ब्रसल्स कर सकता है, श्रीलंका कर सकती है। ओके, बोलते हैं जी विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता अगर हलाल सर्टिफाइड ना हो। रशिया को तो सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, चाइना को नहीं चाहिए, वियतनाम को नहीं चाहिए, ब्रसल्स, यूरोप, मेजॉरिटी ऑफ नेशंस। नहीं सर, और जब हमारे यहाँ पे खाद्य मंत्रालय है तो दूसरे किसी संगठन की हमें क्या जरूरत है कि वो ठप्पा लगाए अपना? ये सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए। पर सरकार के अंडर तो नहीं आते ना सर ये जमीयत उलेमा और ये सब आते हैं। हाँ, लाना चाहिए। बहुत सिंपल है कि FSSAI का ऑर्डर चलेगा, जमायत उलेमा का नहीं चलेगा। जमायत इस्लामी का FSSAI तो कहता है कि बेहोश करके जानवर को काटो। कौन सुन रहा है? तो उनसे जब पूछा गया था, उनके सेक्रेटरी से मैं मिला था जाके। आप मिले थे? हाँ। क्या जवाब आया सर? तो वो बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। आप बताइए, उनके पास मैन पावर नहीं है? मंत्री ऐसे भी हैं जो कि गिरीश जी जैसे, जो कि जब उनको पता लगा कि मलेशिया में अमूल घी हलाल सर्टिफाइड जाता है, अमूल घी भी सर हलाल सर्टिफाइड जा रहा है, तो उन्होंने रोक लगाई थी। ओके, सोडी से फ़ोन किया था, मेरे सामने किया था, तब वो MD था अमूल कोऑपरेटिव का। तो बोलते हैं साहब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिना हलाल सर्टिफिकेशन के। तो उनका उनको बोलिए हमें पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करना है। आज देश उस पावर में है कि हम ये कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट को चाहिए तो मिडिल ईस्ट को आप कुछ मीट दीजिए, कोई इशू नहीं है। वेजिटेरियन फूड, दाल, भुजिया, हल्दीराम, बीकानेर, वाडीलाल आइसक्रीम हलाल सर्टिफाइड है। क्या क्या ड्रामा है ये? क्यों हम छोटे छोटे बड़े बड़े पैसों के आगे गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं? ये फौज का काम नहीं है। आम आदमी फौजी बनना चाहिए, आम आदमी को अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ये तिरंगा खाली एक दो ओकेशंस के लिए नहीं छोड़े। सर एक आखिरी सवाल बस यही पूछना चाहूंगी, इस वक्त आपको क्या लगता है देश में सबसे ज्यादा प्रमुख समस्या क्या है और मोदी सरकार के सामने क्या चुनौती है, कैसे वो निपट सकती है? 2 सवाल हो गए वैसे आखिरी। देखिए, मोदी जी को पूरा पता है इसको कैसे ठीक करना है। ओवरनाइट नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा शिप है भारत, बहुत बड़ा शिप है। मैं यहाँ पर आज इसको टर्न करूँ ना, कितने मील चलता है फिर टर्न होता है। करेक्ट। ये जहाज जो इस महाद्वीप में चल रहा है, धीरे धीरे जोर से करेंगे तो नुकसान है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें वेव पीछे कितनी जाती है, वेक में क्या छोड़ जाते हैं पीछे भी। तो उन्होंने पहले तो जो हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में किया है, वैसा आज तक तो कभी नहीं हुआ। हम उनमें खामियां तो बहुत बड़ी जल्द ढूंढ लेते हैं, और जब मैं विदेश जाता हूँ, इंडियन हाथी चौड़ी हो जाती, तो वो हम भूल जाते हैं। वो रेड कारपेट देते हैं, हाईएस्ट अवार्ड देते हैं, मोदी को नहीं दे रहे, भारत को दे रहे हैं। बिल्कुल। ओके, हम भूल जाते हैं। और जब बहुत सारी खुशी, बहुत सारा अच्छा नाम आ जाता है, जैसे अवॉइड गुड पब्लिसिटी बिकॉज द बैड पब्लिसिटी इज नॉट फार अवे। तो वो बैड पब्लिसिटी के लिए हमारे पास में बाहर की जरूरत नहीं है। ये गांधी परिवार अकेला ही बहुत है। ममता बनर्जी के खिलाफ में हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों, किससे डरते हैं? क्यों बांग्लादेशी वहां आके बैठे हुए हैं वोट देने के लिए? सबको पता है और सब चुप हैं।
हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और वो जागने को तैयार नहीं है। एजुकेशन हमारी विफल है, सफल नहीं है। हमने तो अभी तक सिलेबस भी पूरी तरह ठीक नहीं किया है। कुछ समय पहले तक भगत सिंह को टेररिस्ट बताया गया था किताबों में, कांग्रेस ने। तो हमें अपना घर सीधा करना है, तो पहले उंगली उठाने से पहले कि मोदी ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, पहले ज़रा अंदर झांक के देखिए कि जब आप कोई भी बोतल पानी की फेंक देते हैं सड़क पर, डेविल में केयर पान का थूक फेंक देते हैं और उन पर निशाना लगाते हैं कि उन्होंने टॉयलेट्स क्यों बनाने के लिए फोर्स किया। 1 लाख 2 लाख बस 50 लाख टॉयलेट बने होंगे, 1 करोड़ बने होंगे, 40 लाख चल रहे होंगे, 50 लाख चल रहे होंगे, बाकी के नहीं चल रहे होंगे। चले तो सही। धीरे धीरे उस ट्रेन को ट्रैक पे लाया तो स्पीड भी पकड़ लेगी। लेकिन खाली एक ही या 2 या 3-4 आदमी करें। 370 हटा, ये कोई कम काम नहीं था, बहुत बड़ी समस्या को प्रधानमंत्री ने सॉल्व किया है। और सर, लोग उस टाइम पे धमकियां दे रहे थे कि खून की नदियां बहा दी जाएंगी, वो अब चुप है। अब चुप है, तो अब दूसरी तरफ निकाल रहे हैं। तो एक कैंसर जो है हमारे देश में, वो सेल है जो एक तरफ ठीक करें तो दूसरी तरफ पनप पड़ता है। तो कैंसर को हटाने के लिए आपको दवाई नहीं चाहिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जड़ से हटाना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी वो ऑपरेशन कर रहे हैं? तो वो कितना कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ऑपरेशन तो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बैठ के बड़े आसानी से कह सकते हैं कि सबको गोली मार देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा नहीं है। और भारत पहले महाद्वीप में कैसा था, आखिर में आपको सब बता दूं प्रूफ के साथ में कि कैसा महाद्वीप रहा होगा। कि अगर आपने कभी मेक्सिको गई हैं आप? नहीं। मेक्सिको में बड़े बुजुर्ग जिस जगह रहते हैं उसको कहते हैं मोहल्ला। अच्छा। वहाँ पर बड़े लोग पहले खाना खाते हैं, छोटे लोग बच्चे बाद में। ये रिवाज है वहाँ का। रूरल इंडिया में आज भी। हाँ। कैनकून में आप जाइए तो, मैं तो गया हूँ, मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के WTO में भेजा गया था, तब वाजपेयी जी थे। तो महिलाएं बाद में खाती हैं, आदर सत्कार के साथ खाती हैं, सर ढक लेती हैं। वो मेक्सिको किसका पड़ोसी है? अमेरिका का। अमेरिका से उसकी एक भी बात नहीं मिलती नहीं है। अब आप बाली में आ जाइए। बाली में वो जो है एक बहुत बड़ा समझ गई मैं। पहाड़, उस पर बाली को लेटा हुआ दिखा रहे हैं, मर रहा है। उसमें आसपास बंदर लगे हुए हैं और हैरान है कि बाली मर रहा है। उसके नीचे संस्कृत का डायलॉग है, धर्म हेतु अवतार्यो गोसाई, मार्यो मोहे व्याध को नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगन कवन नाथ मोहे मारा। मतलब है कि तुम्हें धर्म के लिए अवतार किया है राम जी, मुझे छुप के मारा है। व्याध मतलब जानवर, जानवर को नहीं मारा, मुझे मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कैसे हो गया? आप अवतार हैं तो मैं हम तो दोनों बराबर होने चाहिए। अवगन कवन नाथ मोहे मारा, मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे मारा? वहाँ गुदा है संस्कृत में। कांग्रेस बोलती है राम तो मिथ्या थी, और हम चुप, आज तक चुप हैं। आज तक हम बिके हुए हिंदू कांग्रेस जैसी पार्टी को वोट करते हैं। ये दुख है। मतलब जो सिद्धू को पूछना था आपके माध्यम से, तुम्हें सांप सूंघ जाता है, 20 पार्टी में चले जाके फिर कभी उबर जाके, और वहां पर पंजाब में आप बोलते हो ना लूलू लूलू, जो भी है वो ड्रामा करते हो। ये ठीक नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि खालिस्तानी कैसे हो जाते हैं। अब जो लीडर्स जो उनके हैं
वही डगमाडोल हो जा डामाडोल हो जाते हैं। सर खालिस्तानियों को पंजाब में हवा कौन दे रहा है, कौन मजबूत कर रहा देखिए है? खालिस्तानी अब कह के हमें बदनाम ना करें। खालिस्तानी सिख नहीं है और सिख कभी खालिस्तानी नहीं हो सकते। तो सर कौन लोग हैं जो मांग कर रहे हैं खालिस्तान की? ये मुद्दा आता क्यों है फिर भारत में, अगर कोई मांग कर ही नहीं रहा है तो? देखिए आईएसआई को हमने कितना बुरी तरह पछाड़ा है, पाकिस्तान को पछाड़ा है, तो उनको बड़ा सिंपल लगा कि पंजाब पर रोक कैसे लगाई जाए, तो पहले तो यहाँ ड्रग बिछा दो, ठीक है, कमजोर कर दिया। कमजोर कर दिया। हम्म, हर एक 12,600 गांव में ड्रग्स पहुंची है। उसके पीछे में किसका हाथ है, ये कोई जी। बड़ी बात नहीं है, हम्म। पूछ लीजिए जाके। हम्म, दूसरा, कनाडा में आपको सब अलाउड है। ट्रूडो को भी यही कर रहा है, उसका पिता भी यही कर रहा था, ट्रूडो का तो वोट बैंक है तो उसके खालिस्तान। पिता का भी यही था हाल था। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ एयर इंडिया का, उसके जो करने वाले हैं वो तो वहां पर 5 स्टार में रहते हैं, वहां उनको बेस मिल गया। पता लगा ऐसे को के सरदारों को ठोकने से अच्छा है उनको भड़का दो। क्योंकि ठोकना आसान भाई- नहीं है ना सर, भाई सिखों से डरते हैं 84 पाकिस्तानी। 84 का खेल किसने किया? बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया, कांग्रेस ने किया था। Alright? भिंडर वाले को किसने बनाया था? हम्म, कांग्रेस ने बनाया था। Alright? वो संजय गांधी की उपज थी, कमलनाथ लेके आए थे। तो इतिहास में जब वो AR अंतुले को मिलने के लिए पंजाब में गए थे, तो उसको सिक्योरिटी के एक जो नेवी ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट दिया था सिख, वो किसने दिया था? AR अंतुले कौन सी पार्टी से था? कांग्रेस से था। ये सब छुपाए हुए हैं हमने, ये बताइए लोगों को। नहीं, वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बता रहे? नहीं लेकिन सर अमृतपाल जैसा एक खालिस्तानी समर्थक जो जेल में है और जेल से चुनाव लड़ रहा है और जीत जा रहा है, तो मैं ये कैसे ना मान लूं कि उसको सपोर्ट करने वाले पंजाब में हैं? कौन है वो लोग, उन्हें क्यों नहीं हैं। चुना जा रहा? क्योंकि आप एक हवा एजुकेशन की उस तरफ फैला देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं। जो समझ जाते हैं वो वोट करने नहीं जा रहे। क्या वजह है? हम अयोध्या में हारे हैं। आप उनकी पंजाब की बात करते हैं, हम तो अयोध्या हारे हैं। शर्म नहीं आई हमको? अब तो अयोध्या वाले, मतलब फैजाबाद लोकसभा सीट पड़ती है, वो जो सांसद बने अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के, वो चैलेंज कर रहे हैं। कल मैं उनका बयान सुन रही थी, कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी ले आई 2027 में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो सब मतलब सोचिए वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अयोध्या के लोगों से कि हम आएंगे। गिदड़ भपकियां हैं, क्योंकि हम वो जानते हैं कि हम खरीदे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही आसानी से हम खरीदे जा रहे हैं। तो सर कुल मिला के फेलियर फिर हिंदुओं का ही है ना? है ना? मैं तो कहा कि हम जाग जाएं, पीछे जागे थे हम थोड़ा सा, अभी महाराष्ट्र में जगे थोड़े से, तो रिजल्ट आया है, हो गए जागे। सर आपको लगता है योगी जी जैसे बोल गए बटेंगे तो कटेंगे, ये सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है? कौन बट रहा था, कौन कट रहा था? रैप ऑन द नकल्स बहुत जरूरी है। हाँ सर, रैप ऑन द नकल्स, उठाना, जगाना किसी को, चोट पहुंचाना, वो बहुत जरूरी है। रैप मीन्स चांटा मारने वाली बात है जोर से, ठीक, वो जरूरी है। वो नहीं तो कुंभकर्ण तो फिर जाग गया था, हम नहीं जगने वाले। क्या करते हैं, मंदिरों गुरुद्वारों में माँ बाप को उनके बच्चों के साथ में बुला लेते हैं, उनके सर पर हाथ रखा के माँ बाप को बोलते हैं ये 25-50 हज़ार रुपए रहे, वोट हमें देना। अच्छा, पैसे की तो कमी नहीं है, जांच करा लीजिए ये सच है कि नहीं। क्या पंजाब और क्या बाकी के देश में पैसे की कमी होती है खर्चने में? सही पैसा है। ये धंधा है जो पॉलिटिशियंस बहुत शाने तरीके से चला रहे हैं, और इजी पड़ रहा है ना सर? और इजी पड़ रहा है।
एक बार जीत जाते हैं, 20-50 हज़ार करोड़ खर्च भी कर दिया तो आके एक फिर ले लेते हैं। तो उस पैसे को तो इन्वेस्टमेंट समझते होंगे ये लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर। बिजनेस है तो कुछ खर्चते हैं। सर, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात हुई, लेकिन वो मेरा एक सवाल छूट गया जो शुरुआत का था। सर मुझे ऑफ कैमरा सर बता रहे थे, हम लोग एक्चुअली गणपति बप्पा को आप देख सकते हैं सर के पीछे, अगर नहीं दिख रहा है तो कैमरा पर्सन प्लीज दिखा दे। तो हम उसका जिक्र कर रहे थे कि वो प्रतिमा बड़ी भारी है, हम लोगों से उठी नहीं। फिर एक और तस्वीर अभी आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसकी भी कहानी सर ने बताई। और आप, मैं सर चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो लोग भूले जा रहे हैं भगवान से, जो लोग दूर हो रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि मूर्ति क्यों पूजनी, उनकी बातों में जो लोग आ जा रहे हैं, मैं चाहूंगी वो एक्सपीरियंस जो आपके साथ साक्षात घटा, अगर आप शेयर कर दे। ऑफ कैमरा मैंने तो सुन लिया, मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुने। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह जी, इनके झंडे पर होता था प्रथम भगवती सिमर के, माँ भगवती को प्रणाम करके, सिमर के, याद करके, गुरु नानक ले ध्याए, प्रथम भगवती, भगवती को मान के, ओके, इसको हम आगे चलते हैं। आप अगर मुझे ये कहें कि मैं सिख हूँ और हिंदू से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो मेरे पिताजी का पूरा परिवार हिंदू था। और बाकी कहने से डरते हैं, मैं आपसे सामने सामने कह रहा हूँ कि सभी उसी परिवार, ऐसे ही परिवार से आए। ये तो एक बात हो गई। वो जो सामने है, जायसवाल नाम है उनका, याद आ गया सर याद को। आ गया। वो राजस्थान से आए मेरे पास में आज से कई साल पहले, 2016-17 में, जब नानक शाह फकीर बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे आपको कुछ देना है। बुजुर्ग थे और उनकी वाइफ को 4th स्टेज कैंसर था। कहते हैं ये मुझे आपको पेंटिंग देनी है। मैंने 50-60 साल पहले सबसे पहली पेंटिंग यही बनाई थी। वो टीचर थे पेंटिंग्स के, जयपुर से आए थे। तो मुझे लगा उनको कुछ ज़रूरत है, तो मैंने कहा साहब आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ लगा दीजिए। तो कहते हैं मैं औजार साथ में लाया हूँ, मैं ही लगाऊंगा। अच्छा। वो लगा के वहाँ पर उठा के उसको ड्रिल करके लगा के चले गए। हमने पूछा उनसे पैसा चाहिए, कितना दे सकते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सपना आया था, मैं ये लगाऊंगा। वो लगा के चले गए। तो मैंने बोला आप बहुत दूर से आए हैं, बस से आए हैं और इतनी बड़ी पेंटिंग हाथ से उठा के लाए हैं, सफ़ेद बेडशीट में रैप थी, कुछ खा के जाइए। तो कहते हैं नहीं सर, खा लिया तो लगेगा कि मैंने कुछ पैसा वसूल किया है, इसका पैसा नहीं ले सकता। 50-60 साल पुरानी पेंटिंग मुझे कोई आशीर्वाद में दे गया, गणेश जी की। तो सुबह सुबह मैं जब ऑफिस में आके बैठ के देखता हूँ, और साथ में कृष्ण जी का एक फोटोग्राफ है, वो भी देखिएगा। वो तब मेरे माँ बाप को दी गई थी, हैंड पेंटेड है, वाटर पेंटेड, जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा। ठीक है। कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका नाम नहीं पता है, कुछ लिखा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो भी है। और साथ ही में गुरु नानक जी की है, आशीर्वाद देते हुए। अब बोलते हैं साहब ये स्टैचूज नहीं होना चाहिए, मन पूजा मूर्ति नहीं होना चाहिए। हम लोग देव देवी देवता नहीं है। कुछ स्मरण करने के लिए एक घंटी बेल बज जाए मंदिर में तो याद आता है अरे मंदिर भी है, पूजा करनी है। कोई फोटो देखते हैं तो कुछ याद रहता है कि ये ना, उन्होंने बोला जहाँ तहाँ में राम बसा, किसने बोला था? ये गुरु ग्रंथ साहब में है। तो गुरु ग्रंथ साहब में है कि दैट लंका सा कोट समुद्र सी खाई, कह रावण के नजर ना पाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया ना बाती। ये गुरु ग्रंथ साहब में है कि जो लंका है वो खाई जो समुद्र बन के उसको रक्षा कर रही थी, किसी को रावण का पता ही नहीं था। 1 लाख पूत थे उसके। कबीर साहब और नानक जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। 600-700 साल, कितने साल पहले किसी ने, कबीर जी ने बोला होगा और फिर नानक जी ने बोला होगा। 1 लाख पूत थे उसके, 1.25 लाख नाती, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, और उनकी घर में दिया बलने वाला कोई नहीं बचा जब वो गए।
राइट। तो हम कैसे उस राम को भूल जाएं जिन्होंने के शिव जी की पूजा की। और उनके बेटे की फोटो, मुझे मूर्ति इतनी भारी, बहुत भारी है ये। वो अब छोटी सी दिखती है, अब दिखाइएगा, ये 2 हाथों से उठाना मुश्किल है। तो कोई आके मुझे आके प्रदान करके दे लीजिए जी, हम देना चाहते हैं आपको। क्यों देना चाहते हैं सब हमें पता नहीं है। आप मिलेनियर हैं? नहीं। मेरी उनसे जायसवाल जी से बात होती थी, उनकी जब पत्नी गुजर गई तो दुख लगा कि मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उन्होंने पैसा लेने से मना किया। लेकिन ये मूर्ति जब कच्छ में गया था शूटिंग करने के लिए, तो वो जो वहाँ पर गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा, जहाँ एक ज़माने में सिर्फ लखपति रहते थे, वहाँ नानक जी एक ब्राह्मण के घर में ठहरे थे, पंडित जी के, और मक्का जाना था, 3 महीने के लिए वहाँ ठहरे थे। उनके दरवाजे पर, चौखट पर एक मूर्ति वो दीवार पर उसके लकड़ी के ऊपर में खोद के बनाई गई, गोद के बनाई गई है। ये पेंटिंग उसके साथ बिल्कुल मैच करती है। जायसवाल जी तो कभी वहां गए ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि लखपत किधर है। तो परमेश्वर जानता है कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें बीबी सहमत खान का बड़ा हाथ था, और सहमत तो कृष्ण को मानती थी। अब बोलते हैं साहब ये तो हो नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान होगा वो जानता होगा कि शब्द एक ही है। सच्चा मुसलमान होगा वो ये बोलते हैं मुसलमान कि मक्का में शिवलिंग है, बोलते हैं। गूगल उसमें है, सोशल मीडिया पर है ये चीज़ें। पर चलिए, हो ना वो मरा, ना जिएगा, ना पैदा हुआ, ना वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, जहाँ तहाँ में राम बसा। तो आपको हमें बांटने में फ़ायदा किसका है? कांग्रेस पार्टी का इस देश में। अब ये केजरीवाल जैसे लोग, मक्कार लोग, ये आदमी थोड़ी है, ये तो जल्लादों से भी गए गुजरे हैं। ये ट्रेटर्स की कैटेगरी में है, गद्दारों की लिस्ट में सबसे ऊंचा नाम है इनका। अब कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा है वो गिनते रह जाएंगे, अब थकेंगे नहीं। तो सर अगर ऐसी बात है तो फिर दिल्ली की जनता ने बार बार मौका क्यों दिया? क्योंकि हमें बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रेडी वालों को बसा देना, रूल निकाल देना कि अब रेडी वाला आपके घर के आगे खड़ा हो जाए तो आप उसको हटा नहीं सकते। तो वो रेडी वाले का वोट मिल रहा है, मेजोरिटी तो वही है। हम तो वोट करने ही नहीं जाते ना, लाइन में कौन लगे, वो जाते हैं। तीन स्टेट्स हैं महाराष्ट्र में, मालेगांव, शिवाजी नगर, शिवाजी और एक और है, उनमें 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कल तक वो कांग्रेस को वोट देते थे, जैसे ही उनकी पॉपुलेशन अच्छी हो गई, ना बीजेपी ना कांग्रेस, AMIM, ये आपके और मेरे मित्र नहीं हो सकते। जिहादी ही रहेंगे। जब तक आप मदरसों की शिक्षा में रोक नहीं लगाएंगे, जो हेट्रेड पढ़ाई जाती है कि हिंदू को मारना उनका कर्तव्य है, ये पढ़ाया जा रहा है। उन बच्चों की गलती नहीं है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो कसूर आप हिंदुओं पर मत छोड़िए, कसूर आप मुसलमानों पर मत छोड़िए। हमारी मानसिकता गिर गई है, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें क्या इसी से हमने शुरुआत की थी, और देखिए खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और यही सवाल आपके पास छोड़कर जा रही हूं, जैसे कि हरिंदर सिक्का सर ने भी कहा कि हमें क्या,
इस सोच से आपको, मुझे, हम सबको बाहर निकलना होगा, तभी देश में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन भी मुद्दों पर हमने चर्चा की उन पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।